गुड इवनिंग एवरीवन। एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद में हम लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति के बाद इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनानी स्वतंत्रता संग्राम। बहुत ही छोटा एक टॉपिक है और उसके बाद एक पढ़ना है हंगरी के बारे में। यानी हम लोग आज दो टॉपिक कंप्लीट करते के साथ ही क्लास 10th का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद में हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में जर्मनी का एकीकरण। उससे आगे बढ़ते हुए हम लोग आज देखने वाले हैं यूनानी स्वतंत्रता संग्राम। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम। सुनिएगा, यूनान जितना भी देश का बात हो रहा है सब किस महादेश में है? तो यूरोप महादेश में है। यूनान एक ईसाई देश है। फर्स्ट बात आता है कि यूनान कैसा देश है? तो यूनान एक ईसाई देश है। अगर हम बात करते हैं यूनान का, तो यहाँ ईसाई धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। तो यूनान एक ईसाई देश है और जितना भी महान चिंतक हुए हैं, महान फिलोसफर हुए हैं, वो लगभग अधिकांश यूनान के ही हुए हैं। हम अगर अरस्तु का बात करते हैं, वो भी यूनान के हैं। अरस्तु के गुरु भी थे, वो भी यूनान के हैं। प्लूटो, वो भी यूनान के हैं। हेरोडोटस जो इतिहास के पिता हैं, वो भी यूनान के हैं। यानी यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहते हैं, क्योंकि इसका ज्ञान और विज्ञान पूरे यूरोप में प्रचलित था। यहाँ चिंतकों का सोच पूरे यूरोप में डेवलप था। इसीलिए यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहते हैं। आपसे बहुत शानदार क्वेश्चन पूछेगा, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? पालना का मतलब होता है झुलुआ। अब लोग देखे होंगे, जब छोटा बच्चा होता है तो उसको पालना में डाल के झुला देते हैं। उसी तरह पूरे यूरोप को सिखा रहा है, खिला रहा है। कौन खिला रहा है? यूनान। इसीलिए यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहते हैं। बताइएगा, यूनान की राजधानी कहाँ है? तो यूनान की राजधानी है एथेंस। कहाँ है? एथेंस। ध्यान में रखिएगा, यूनान की राजधानी है एथेंस। अगर हम बात करें एथेंस का हिस्ट्री के बारे में, एथेंस का इतिहास, तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट ओलंपिक खेल यूनान की राजधानी एथेंस में ही हुआ था 1896 ईस्वी में। चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। यूनान एक ईसाई देश है और इस देश पर एक मुस्लिम देश तुर्की का अधिकार हो गया। यूनान एक ईसाई देश है और इस देश पर एक मुस्लिम देश तुर्की का अधिकार हो गया। किस देश पर? यूनान पर अधिकार हो गया। अब ये बात यूरोप वालों को बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि यह देश है कैसा? ईसाई देश है, जबकि तुर्की इस्लामिक देश है। इस्लामिक बोलने का मतलब ये मुस्लिमों का देश है। अब तुर्की का अधिकार यूनान पर हो गया, तो ये बात बर्दाश्त किसको नहीं हो रहा? तो इंग्लैंड को, फ्रांस को। इन लोग चाह रहा है कि ये गलत हो रहा है। यूनान पर तुर्की ने अधिकार करके गलत किया है। और इंग्लैंड के एक कवि हैं जिनका नाम है वायरन, लॉर्ड वायरन। वो सभी जगह अपने कविता के माध्यम से पैसा इकट्ठा करते हैं और यूनान को स्वतंत्र कराने के लिए वहां भेजते हैं। कवि का नाम क्या है? लॉर्ड वायरन। लॉर्ड वायरन एक कवि हैं। वो चाहते हैं कि यूनान में गलत हो रहा है, यूनान युद्ध करना चाहिए तुर्की से और तुर्की को हरा के यूनान स्वतंत्र हो जाए। हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं यूनानी स्वतंत्रता संग्राम। आपसे पूछेगा यूनान पर किस देश का अधिकार था?
तो तुर्की का अधिकार था। यूनान की राजधानी कहाँ है? एथेंस। यूनान यूरोपीय सभ्यता का पालना या पलना किसे कहते हैं? यूनान को कहते हैं। तो लॉर्ड बायरन इंग्लैंड के कवि हैं। वो चाहते थे कि यूनान स्वतंत्र हो जाए। इसके लिए वो अपने कविता के माध्यम से जो पैसा संग्रह होता था वो यूनानी स्वतंत्रता के लिए भेज देते थे। और 1825 ईस्वी में लॉर्ड बायरन स्वयं इंग्लैंड आ गए। यहाँ के बारे में देखने के लिए और जानने के लिए लॉर्ड बायरन 1825 ईस्वी में इंग्लैंड आते हैं। सभी लोगों को बहुत उम्मीद था इनसे, क्योंकि लॉर्ड बायरन हमेशा यूनान की स्वतंत्रता के बारे में बातें करते रहते थे। लोगों को विश्वास था ये जा रहे हैं तो कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन ये क्या, 1825 ईस्वी में लॉर्ड बायरन की ही हत्या कर दी गई। यूनान में गए थे यहाँ के बारे में जानने के लिए, देखने के लिए, यहाँ के लोगों का सपोर्ट करने के लिए, लेकिन लॉर्ड बायरन का 1825 ईस्वी में हत्या कर दिया गया। अब फ्रांस की जनता और इंग्लैंड की जनता बहुत गुस्से में है कि ये बहुत गलत हुआ है। किसके साथ? लॉर्ड बायरन के साथ। अब इंग्लैंड तुर्की को धमकी दे रहा है कि तुम यूनान को छोड़ दो, नहीं तो हम अपनी सेना भेज के युद्ध करेंगे। तुर्की भी अरब, मिस्र इत्यादि से आदि मुस्लिम देशों से सहयोग मांग रहा है, लेकिन तुर्की का सहयोग ज्यादा देशों से मिल नहीं पाता है। और 1827 ईस्वी में लॉर्ड बायरन के मृत्यु के 2 ही साल बाद इंग्लैंड और फ्रांस की सेना तुर्की की सेना पर आक्रमण कर देती है। तुर्की भी मुस्लिमों देश से सहयोग मांगता है, लेकिन तुर्की के सहयोग में केवल मिस्र की सेना आती है। तुर्की के सहयोग में अरब की सेना या और मुस्लिम देशों की सेना नहीं आती है, जिससे 1827 ईस्वी में तुर्की हार जाता है। और 1829 में, देखिए डेढ़ दमासान है, 1825 से 2 साल जोड़ दीजिए 1827, और 1827 में युद्ध होता है, जिस युद्ध में तुर्की की हार हो जाती है। और 1829 में एक संधि होती है, एड्रियानोपुल की संधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एड्रियानोपुल या पल दोनों बोल सकते हैं। एड्रियानोपुल की संधि होती है 1829 ईस्वी में। किसके साथ होती है? तुर्की के साथ होती है। और इस संधि के द्वारा तुर्की का यूनान पर से शासन खत्म हो जाता है, नाम मात्र का शासन रहता है। इंग्लैंड और फ्रांस बोलता है अब तब तक यहाँ शासन केवल नाम का शासन कीजिए, जब तक यूनान में कोई राजा नहीं बनता है। और 1832 में यूनान का राजा बनता है। कौन बनता है? इसका नाम है ऑट्टो। और 1832 में यूनान का राजा ओट्टो बनता है। यह था यूनानी स्वतंत्रता संग्राम। यूनान की राजधानी कहाँ है? एथेंस। लॉर्ड बायरन किस देश के कवि थे? तो इंग्लैंड के कवि थे। लॉर्ड बायरन की हत्या कब कर दी गई? 1825 ईस्वी में। तुर्की और यूनान के बीच युद्ध कब हुआ? 1827 ईस्वी में। यूनान के साथ किस किस देश की सेना आई? एक इंग्लैंड की सेना आई और एक फ्रांस की सेना आई, जबकि तुर्की का सपोर्ट केवल मिस्र ने दिया। इस प्रकार 1827 ईस्वी के युद्ध में तुर्की की हार हो जाती है और 1829 के एड्रियानोपुल के संधि के द्वारा यूनान पर तुर्की का नाम मात्र का शासन रह जाता है। 1832 में यहाँ के राजा ओट्टो बन जाते हैं और इस प्रकार 1832 में यूनान स्वतंत्र हो जाता है। यह था यूनानी स्वतंत्रता संग्राम। एक छोटा सा देश के बारे में कहानी सुन लीजिए। देश का नाम है हंगरी। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। इसके बारे में क्या जानना है? हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट और यह ऑस्ट्रिया का पड़ोसी देश है। पूछेगा हंगरी किसका पड़ोसी है?
तो ये ऑस्ट्रिया का पड़ोसी है, पड़ोसी मतलब उसके बगल में है, ऑस्ट्रिया का पड़ोसी है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट और यह ऑस्ट्रिया का पड़ोसी है। और एक यहाँ का राष्ट्रवादी नेता है कोसुथ। पूछेगा कोसुथ किस देश का राष्ट्रवादी नेता है, तो हंगरी का। इस प्रकार हम लोगों ने यूरोप में राष्ट्रवाद का आज क्लास लास्ट कर दिया। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे समाजवाद एवं साम्यवाद। देखेंगे जार की क्रूरता, जार अलेक्जेंडर की कहानी, जार निकोलस द्वितीय की कहानी, खूनी रविवार की घटना। वो चैप्टर और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इससे भी ज्यादा मजा आने वाला है। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि अच्छे चीजों को फैलाना बहुत जरूरी है। और जब कोई अच्छे चीज हो तो उसको बांटना चाहिए, उसका विस्तार होना चाहिए। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, समाजवाद एवं साम्यवाद। आज के लिए इतना ही, बाय।